डियर स्टूडेंट्स, हम लोग पिछले क्लास में भारतीय न्यायपालिका का जो तीनों स्तर था, यानी सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट के बारे में पढ़ चुके हैं। हमारी न्यायिक व्यवस्था का एक अलग चीज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं और वो संबंध है राष्ट्रीय कानूनी प्राधिकरण से, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी से। हम समझते हैं कि आपके लिए बिल्कुल एक नया शब्द होगा, लेकिन अगर एक शब्द हम बोल दे तो आप समझ जाएंगे उस चीज को। लोक अदालत का नाम आपने सुना होगा, सभी को इसमें जानते होंगे। तो आप ठेठ भाषा में ये समझें कि आज का क्लास समर्पित है लोक अदालत के लिए, और आज के क्लास में हम लोग देखेंगे कि लोक अदालत क्या है और हमारी न्यायिक व्यवस्था में ये कैसे काम करती है और कितना इसका महत्व है। ठीक है, तो जो हेडिंग हमने बनाया है उसको पहले आप देख लीजिए कि नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी यानी राष्ट्रीय कानून सेवा प्राधिकरण, ये हम लोग का टॉपिक है और इसी के अंतर्गत इसी में शामिल है लोक अदालत। कैसे है वो पूरा विवरण पढ़ने के बाद आप इसको अच्छे ढंग से समझ पाएंगे। तो हर टॉपिक्स का हम लोग का अंदाजा ये रहता है, ये तरीका ये रहता है कि हम लोग पहले उसका इंट्रो देखें कि आखिर उसमें क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या बातें पढ़नी है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन इसका, एक इंट्रो लेते हैं कि आखिर ये चीज है क्या चीज, कहां से ये चीज निकली है और इसका क्या भूमिका है, क्या काम है हमारे देश में, ये हमारे समाज में। आपने संविधान के 3 अनुच्छेदों को इसमें समझना होगा, तब ये टॉपिक समझ में आएगा। संविधान का जो 3 अनुच्छेद है उसमें एक है आर्टिकल 39A, दूसरा है आर्टिकल 14 और तीसरा है आर्टिकल 22 का सेक्शंस 1। अगर इसको देखा जाए तो ये डीपीएसपी से संबंधित है और ये दोनों को देखा जाए तो ये फंडामेंटल राइट से संबंधित है। ठीक है, और इन दोनों अनुच्छेदों आर्टिकल के कारण हम लोग जो नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी यानी राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, इसके लिए जिम्मेदार जो संविधान का अनुच्छेद है वो यही 3 है। उसमें 39A जो है, इसमें क्या कहा गया है कि निःशुल्क न्याय प्रदान किया जाएगा। ठीक है, और इन दोनों में क्या किया गया है, तो इन दोनों को अगर देखा जाए तो समान न्याय का अवसर, न्याय का या समान न्याय, या इसको ऐसे कर दीजिए, न्याय का समान अवसर ज्यादा अच्छा रहेगा। न्याय का समान अवसर, इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ जस्टिस, और ऊपर वाले का इंग्लिश होगा निःशुल्क यानी फ्री जस्टिस, जस्टिस पे कोई पैसा नहीं लगता। तो इनको देखिए आप गौर से, तो इसमें इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 39 का A। उसमें कहा गया है
कि यहाँ के लोगों को, जो वंचित लोग हैं, जिनके पास साधन नहीं है, तो उनको निःशुल्क न्याय और विधिक सहायता प्रदान किया जाएगा। यानी फ्री जजमेंट दिया जाएगा उनको, उनके पक्ष में, या वो जो न्याय चाहेंगे, और साथ ही साथ लीगल असिस्टेंस दिया जाएगा, विधिक सहायता दिया जाएगा। कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ कोर्ट में केस लड़ने के अवसर पे ही कानून का या विधि की आवश्यकता पड़ती है, बल्कि कोर्ट के बाहर भी बहुत सारे ऐसे अवसर आते हैं, ऐसे समय आते हैं, ऐसा टाइम आता है जिस समय लोगों को कानून की जानकारी प्राप्त करनी पड़ती है अपने दैनिक कामों में। तो जो गरीब तबका है, जो निर्धन तबका है, जो साधनहीन है, अनप्रिविलेज है और कोर्ट के वकील के फीस को नहीं दे सकता है, उसे ना ही न्याय मिलेगा और ना ही उस व्यक्ति को लीगल असिस्टेंट अगर चाहेगा, अगर कानूनी सहायता चाहेगा या कोई परामर्श चाहेगा, तो उसको नहीं मिलेगा। और ऐसी परिस्थिति में वो व्यक्ति उन लोगों से समानता नहीं कर सकता है जिसके पास साधन है न्याय पाने का। तो फिर क्या होगा कि लोकतंत्र में जो फंडामेंटल राइट्स है, मौलिक अधिकार है, उस मौलिक अधिकार का हनन हो जाएगा। क्योंकि आर्टिकल 14 यह कहता है कि राज्य का यह दायित्व है, या कह लीजिए कि कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं। कानून का सभी को समान संरक्षण यानी प्रोटेक्शंस मिला हुआ है। आर्टिकल 14 में दो बात है, कानून के समक्ष समानता, इक्वलिटी बिफोर लॉ, और कानून का समान संरक्षण, प्रोटेक्शंस बिफोर लॉ। इक्वलिटी बिफोर लॉ हम लोग ब्रिटेन से लिए और प्रोटेक्शन बिफोर लॉ हम लोग अमेरिका से लिए। दोनों के अलग अलग अर्थ होते हैं। पहला का अर्थ होता है कि कानून सभी को इक्वल नजरिए से देखेगा। उसके सामने यदि कोई चपरासी चला जाए और दूसरा पक्ष प्रधानमंत्री रहे, तो वो इनके असमानताओं को नहीं देखेगा, बल्कि इन दोनों के बीच जो विवाद है उस विवाद में समानता को देखेगा कि आखिर किसके साथ अन्याय हुआ है। तो ये अवसर समानता का कानून का आर्टिकल 14 प्रदान कर रहा है, जो ब्रिटेन से लिया गया है। और 14 का जो दूसरा भाग है कि इक्वल प्रोटेक्शंस ऑफ लॉ, यानी कोई अगर ऊंचे पद पर बैठा हुआ है, कोई नीचे पद पर बैठा हुआ है, तो नीचे पद वाले को भी उतना ही प्रोटेक्शंस दिया जाएगा, संरक्षण दिया जाएगा, जितना संरक्षण, जितना प्रोटेक्शन ऊंचे पद वालों को दिया जाएगा। कोई अपने समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी, हाई रैंक, ऊंचा पद या साधन संपन्नता, प्रिविलेज के आधार पे किसी दूसरे व्यक्ति जिनके पास ये चीजें नहीं है उससे न्याय छीन नहीं सकता है, उसको भी इक्वल राइट्स है। ये आर्टिकल क्या कहता है? 14 कहता है। आर्टिकल 22(1) क्या कहता है? ये अपराधों के विरुद्ध संरक्षण दिया गया है, प्रोटेक्शंस दिया गया है कि यदि कोई अपराध हुआ है और उस अपराध के लिए आपको गिरफ्तार किया जाता है, तो पुलिस को यह राइट नहीं है कि आपको अपराधी घोषित कर दे, बल्कि जैसे ही गिरफ्तार करता है वैसे ही आपका अनुच्छेद 22(1) के तहत कुछ अधिकार मिल जाते हैं कानूनी। जैसे आपको लीगल असिस्टेंस यानी कानूनी सहायता लेने से पुलिस नहीं रोक सकती। पहली बात, आपको गिरफ्तार किया तो आप बोलेगा हमारे वकील को बुला दीजिए या हमारे लोगों को बुला दीजिए,
तो पुलिस इससे इनकार नहीं कर सकती, उसको बुलाना पड़ेगा। और दूसरा, जो 22 के क्लॉज 1 आपको प्रोवाइड करता है कि पुलिस को यह बताना पड़ेगा आपको कि आपको आखिर किस जुर्म में गिरफ्तार किया गया। ये दो प्रोटेक्शंस आपको कौन दे रहा है? 22 का क्लॉज 1। क्लियर? अब देखिए कि ये दो चीज जो आपको दिया गया है, यानी 14 और 22(1) के तहत, अगर अपने देश पर दृष्टि डालिए, आप नजर डालिए, तो आपको पता चलेगा कि यहां की आधी आबादी ऐसी है जिसके पास इतना धन नहीं है कि वो कानून के माध्यम से अपने लिए न्याय प्राप्त कर सके, अपने लिए जस्टिस प्राप्त कर सके। तो ऐसे लोगों का ये फंडामेंटल राइट 14 और 22 कभी पूरा होगा? और फंडामेंटल राइट्स अप्लीकेबल है कोर्ट में, परिवर्तनीय है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में। तो वो व्यक्ति के पास इतना धन है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकता है? नहीं ना। तो ये संविधान निर्माताओं ने 1946 टू 1949 के बीच में ही सोच लिया था कि 14 और 22(1) एक ऐसा उपबंध फंडामेंटल राइट्स में है जिसके लिए हमें अलग से सुविधा देनी पड़ेगी, तभी पूरे लोगों को इक्वल जस्टिस मिल पाएगा, समान न्याय मिल पाएगा। क्योंकि देश नया नया आजाद हुआ था, इसलिए ये राइट्स फौरन देना संभव नहीं था, क्योंकि देश के पास रिसोर्सेज की कमी थी। तो इसीलिए समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का प्रोविजन फंडामेंटल राइट्स में नहीं करके किसमें कर दिया गया? 39A में। कि जब साधन होगा राज्य के पास, सरकार के पास, देश के पास, तब लोगों को समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान कर दिया जाएगा। क्लियर? तो ये वो कानूनी बंधन थे जिनके बारे में हम आपको बता रहे थे। अब देखिए, पूरी की पूरी बात इसको ऐसे समझिए कि साहब, उपर्युक्त जो परिवेश हमने लिखा या समझाया आपको, को कार्यान्वित करने हेतु, कार्यान्वित माने लागू करने के लिए कानूनी प्रावधान यानी लीगल प्रोविजंस किया गया। क्या किया गया? लीगल प्रोविजंस किया गया है। यहां पर भी समझिए, बात संविधान की थी, तो लागू करने के लिए संवैधानिक प्रावधान करना चाहिए था, यानी संविधान में ही लिख देना चाहिए था। तो संविधान में नहीं लिखा गया, बल्कि संविधान से इतर उसके लिए कानून बना दिया गया। तो अनुच्छेद 39A को इंप्लीमेंट करने के लिए, लागू करने के लिए संवैधानिक प्रावधान ना कर करके वैधानिक प्रावधान यानी लीगल प्रोविजंस किया गया। इसका अर्थ क्या हुआ कि 39A को लागू करने के लिए संविधान में कोई संशोधन नहीं किए गए, बल्कि संविधान से बाहर एक अधिनियम बना दिया गया, एक एक्ट बना दिया गया, और उस एक्ट के माध्यम से जो 39A के प्रोविजंस हैं, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता,
उसको लागू करने का प्रयास किया गया। जैसे उदाहरण के लिए आप लीजिए कि अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी का उन्मूलन का, इरेडिकेशंस का प्रोविजंस है, लेकिन उसके रहने के बावजूद 1955 तक उस पर प्रैक्टिकली कुछ हुआ नहीं। क्यों? क्योंकि उसके लिए कानून उपलब्ध नहीं था। तो 1955 में अनटचेबिलिटी रिडक्शंस एक्ट 1955, अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 पारित किया गया। तो जो 17 है वो संवैधानिक प्रावधान है, और जो अस्पृश्यता निवारण अधिनियम है वो संवैधानिक प्रावधान नहीं है, वो वैधानिक प्रावधान है। मतलब लीगल प्रोविजंस है वो। तो संविधान के अंदर जो प्रावधान है उसको संवैधानिक या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस बोलते हैं, और संविधान से बाहर कानून के रूप में यदि कोई प्रावधान है तो उसको हम लोग वैधानिक या लीगल प्रोविजन बोलते हैं। इस डिफरेंस को समझते हैं? पॉलिटी अगर पढ़ रहे हैं तो संवैधानिक प्रावधान, वैधानिक प्रावधान, अर्थात इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस और लीगल प्रोविजंस के डिफरेंस को समझ रहे हैं कि नहीं? शक्ल ऐसा लग रहा है कि नहीं समझ रहे हैं। नहीं समझ तो बोलिए, फिर से समझाएंगे। फिर से हाँ, हाँ, इतना आसानी से तो समझा रहे हैं। जो बातें संविधान में लिखी हुई है वो संवैधानिक प्रावधान हो गया। आज जो बात संविधान में नहीं लिख करके उस विषय पर संविधान से बाहर कानून बना दिया गया तो उसको वैधानिक या लीगल प्रोविजन बोलेंगे, वैधानिक प्रावधान या लीगल प्रावधान। एग्जाम्पल आपको दिया कि अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत एक संवैधानिक प्रावधान है और अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 एक वैधानिक, एक लीगल प्रोविजन है। क्योंकि ये कानून है, ये संविधान नहीं है। अरे बात समझ रहे हैं कि नहीं? और इसको एलोबरेट करते हैं तब समझिएगा कि जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है तो उसमें 395 आर्टिकल है। जो बातें उसमें लिखी हुई है वो संवैधानिक हो गई। और दूसरा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, सिविल प्रोसीजर कोड है, इंडियन पैनल कोड है। तो ये सब क्या है? ये सब कानूनों का संग्रह है। तो इसमें जितनी बातें लिखी हुई हैं वो बातें क्या कहलाएंगी? सब वैधानिक कहलाएंगी। लीगल शब्द को समझना है। हिंदी में संविधान की बात को संवैधानिक और संविधान से बाहर बने कानूनों को वैधानिक, इंग्लिश में संविधान में लिखे बातों को कॉन्स्टिट्यूशनल और संविधान से बाहर बने हुए कानूनों को लीगल। यही तो समझाना था। थोड़ा अच्छे से मुंह बना के बोलिए कि समझे कि नहीं समझे। ऐसा लग रहा है हम कितना मेहनत कर रहे हैं, आप सुन ही नहीं रहे। बोलिए ना भाई, आप जरा बता दीजिए जो हम इतना बकबक किए कि क्या समझिए हम। बात खत्म हो गई। वो लीगल, हाँ, ये इतना आसान नहीं है। आप बोल रहे हैं ना, इसमें हम बहुत माथा मगजी के हम जानते हैं कि लड़का कहां पर मिस करता है। ठीक है ना? तो इसीलिए हम यहाँ पर रुक करके आपको ये क्लियरिफाई किए। क्यों? क्योंकि ये हम बता रहे हैं वो सब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है, और इस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को इंप्लीमेंट करने के लिए, लागू करने के लिए ये वाला बना। कौन? नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। तो दोनों मिक्स है।
तो दोनों को जब तक बाइफरकेट करके अलग करके आपको नहीं समझाया जाए, बताया जाए, तो दिक्कत हो जाता है। दिक्कत यह है कि जिस पृष्ठभूमि से आप आ रहे हैं ना, गलती वहां हुई थी, आपकी गलती नहीं है। जो स्कूलिंग का बैकग्राउंड है, जो कॉलेज का बैकग्राउंड है, जो उसका लेवल था, उस लेवल के मुताबिक आप सही ढंग से आए हैं। वो स्तर नहीं प्रदान किया गया तो दिक्कत हमको पढ़ाने में हो रही है आपको, और कोई बात नहीं है। अगर सिंपली होती तो इतना जो 5-7 मिनट बर्बाद हुआ ये नहीं होता। और इसको हम बर्बादी नहीं बोलेंगे, क्योंकि इसको हम नहीं समझाएं और आगे बढ़ गए तो फिर 2 घंटे का पूरा क्लास बेकार हो जाता है। हमको तो आपका पेट भरना है ना, तो ऐसा खाना बनाएं कि जरा टेस्टी हो। और रूखा सूखा खिला देंगे तो खा तो लीजिएगा, लेकिन वो बदहजमी हो जाएगा या फिर आपका मन ही नहीं करेगा। तो हम बता रहे थे आपको इसी पर बात कि इस चीज को यानी 39A, 14 और 22 का क्लॉज 1 को इम्प्लीकेबल बनाने के लिए, परिवर्तनीय बनाने के लिए, लागू करने के लिए, क्योंकि सिर्फ लिख देने से इसमें लागू नहीं हो रहा था, उसके लिए कानूनी प्रावधान बहुत ही जरूरी था, लीगल प्रोविजन काफी जरूरी था। ठीक है। तब क्या हुआ कि इस लीगल प्रोविजंस के लिए 1987 में, कब 1987 में राष्ट्रीय कानून सेवा अधिनियम, सेवा अधिनियम, जिसको बोलेंगे नेशनल लीगल सर्विस एक्ट। ठीक है। नहीं, अभी नालसा कैसे होगा? तो ये जो है ना, ये क्या किया गया, हमारे पार्लियामेंट यानी संसद के द्वारा पारित किया गया। कब पारित हुआ? 1987 में। ठीक है। लेकिन 1987 में लागू नहीं हुआ। बहुत सारे अधिनियम ऐसे होते हैं कि फौरन पारित हो गया और फौरन राष्ट्रपति ने उस पर साइन कर दिया, उस समय तक साइन करने तक लागू नहीं होता है। उसमें होता है कि गजट में हर सरकार का एक पेपर होता है जिसको गजट बोलते हैं। गजट, गजट, गजट। तो गजट ऑफ इंडिया, गजट ऑफ बिहार। तो सरकार के जो भी काम होते हैं वो जब गजट में प्रकाशित होगा तभी वो वैलिडिटी अटेंड करता है। तो गजट में प्रकाशित नहीं हुआ था। गजट में कब प्रकाशित हुआ? तो ये गजट पारित होने के बाद 9 जनवरी 1995 को ये क्या हुआ, पारित होने के बाद लागू हुआ। ठीक हुआ। यानी 1987 में राष्ट्रीय कानून सेवा अधिनियम पारित संसद ने किया, लेकिन वो लागू कब हुआ? नोटिफिकेशंस गजट में कब किया गया? 9 जनवरी 1995 ईस्वी को। अब ये जो प्रोविजंस हो गया, तो क्या था इस प्रोविजंस में? बात समझ में आ रही है? आपको समझ में नहीं आ रहा है? पूरी बात समझ में आ रही है कि परसेंटेज में आ रही है? ठीक है, ये पूछना जरूरी है भाई।
तो ये जो लागू हुआ तो क्या हुआ साहब? तो एक संस्था, यानी एक ऑर्गेनाइजेशन स्थापित किया गया। ठीक है, एक संस्था, एक ऑर्गेनाइजेशन बना, उसका नाम क्या था? तो उस संस्था का नाम था राष्ट्रीय कानून सेवा प्राधिकरण। ठीक है, यानी नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। इसी को आप बोल रहे थे क्या? नालसा। आप देख लीजिए, ठीक है, इसी का शॉर्ट फॉर्म क्या है? नालसा। अब बात समझ में आ गई? एन ए का हो गया नेशनल, एल का लीगल, एस का सर्विस और ए का अथॉरिटी। अब समझ में आ गई? धीरे धीरे पढ़िए और हम सहयोग कीजिए हमारा, कि हमारा प्रयास है आप पूरी बात क्लास में ही समझ जाइए। और फिर आपको फिर रिक्वेस्ट करते हैं कि इस सब टॉपिक को का नोट्स बना के दिखाइए, और नोट्स बिंदुवार मत बनाइए, पैराग्राफ वाइज बनाइए। जैसे ये हम पढ़ा रहे हैं तो इंट्रो पढ़ा रहे हैं, तो आप इंट्रो सब हेडिंग बनाइए और इंट्रो के अंदर ये सब बात लिखिए। क्या दिक्कत है? ये फ्लो चार्ट आपके कॉपी पे रहेगा, तो इसको सेंटेंस में आप नहीं ढाल सकते हैं, तो उसी को सेंटेंस में ढाल के लाना, तो आपका नोट्स तैयार हो गया। आप एक बाज़ाब्ता कॉपी बना लीजिए, अपना लूज पेपर मत लिखिए, और बैग के साथ कॉपी लाइए। और अभी जब क्लास खत्म हो जाएगा तो हम तो कोशिश करते हैं कि एक दिन में एक टॉपिक खत्म, लंबा होता है तो उसमें 2 क्लास लेते हैं, तो ये मेरे ख्याल से आज खत्म हो जाएगा। तो इसका एक नोट्स बना करके पूरी तरीके से आप इस फ्लो चार्ट के, जो फ्लो चार्ट आप क्लास में पढ़ रहे हैं, जो कॉपी में लिख रहे हैं, उसको आप एक नोटबुक में लिख करके हमको दिखाइए, उस पर साइन कराइए। ना उतना लोड मत दीजिए, अभी उतना ताकतवर हम नहीं हुए हैं, समझ गए? हम जो पढ़ा रहे हैं उसको पहले करवाइए ना, फिर कभी फुर्सत मिलेगा तो देख लेंगे। हम झूठ नहीं बोलते हैं, इसलिए कि 2 घंटे की क्लास लेने के बाद जो पोजीशन रहती है हमारी, वो बहुत थका देने वाली रहती है। उसमें हम लोड ले रहे हैं कि नहीं, हम चेक कर लेंगे। अच्छा, ये नहीं कि अल्टरनेट डे क्लास है कि कल थोड़ा आराम मिलेगा, समझ गए? आज पढ़ा है, फिर कल सुबह आंख मूंद करके यही चलाना है, आंख रगड़ते हुए। तो इसलिए उतना ही लोड दीजिए जितना टीचर ले सके। ठीक है, अब देखिए कि ये हो गया, तो ये एक तरह से इंट्रो मैंने आपको बताया। अब इसका दूसरा सेक्शन हम शुरू करना चाह रहे हैं कि आखिर ये क्या करता है। ठीक है, तो एक दूसरा स्लाइड लेते हैं, ये लिखेंगे कि हो गया। आप लिख ली? ये हिंदी में दिक्कत नहीं ना हो रहा है? अपना इंग्लिश कर लेंगे घर में। ठीक है, अब वो हेडिंग ऊपर वाला नहीं लिखेंगे, अपना कॉपी में देख के समझिएगा। अब देखिए साहब के जो नालसा है, इस
नालसा का उद्देश्य क्या है? ठीक है, यानी एम्स ऑफ नालसा। देखिए, अपना नुकसान कर रही हैं आप, मेरा नहीं है। मतलब हम बोल रहे हैं, आप बात कर रहे हैं, तो नुकसान आपका है। डिस्कस हमसे ना कीजिएगा कि उनसे कीजिए, वो टीचर हैं। तब हम जब चल जाए तब कीजिए। वो उसको बोलते हैं ग्रुपिंग, क्लास नहीं बोलते हैं। क्लास में आपको इंटरेक्शंस हमसे रखना है, और अगर आपने मित्रों से आपको डिस्कस करना है तो उसके लिए ग्रुपिंग का अलग व्यवस्था कीजिए और उसमें कीजिए। तो जब तक आपके पास मटेरियल नहीं रहेगा डिस्कशन करने के लिए, क्या कीजिएगा? तो पहले मटेरियल ले लीजिए, उसके बाद डिस्कशन कीजिएगा, है ना? तो देखिए, इनका उद्देश्य क्या है? टू प्रोवाइड लीगल असिस्टेंट फॉर नीडी पीपल। यानी अहर व्यक्तियों को कानूनी सहायता प्रदान करना। ठीक है, सबको नहीं, जिनको और कौन अहर हैं ये बाद में बताएंगे। दूसरा, ऑर्गेनाइज लोक अदालत इन डिफरेंट एरिया। यानी विभिन्न क्षेत्रों में ना, क्षेत्रों में लोक अदालत का आयोजन करना। ठीक है, और एक तीसरा उद्देश्य है लीगल अवेयरनेस इन रूरल एरिया। यानी ग्रामीण क्षेत्रों में कानूनी जागृति पैदा करना। कानूनी जागृति पैदा करना। ठीक है साहब, तो नालसा का यानी नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी का ये 3 उद्देश्य है। अगर इसको सिर्फ एक सेंटेंस मान करके आप चलेंगे तो कभी याद नहीं होगा, और अगर इसको समझने की कोशिश कीजिएगा तो फिर हमेशा याद हो जाएगा। ठीक है, जैसे इसका एग्जाम्पल ऐसे लीजिए कि कोई इंसान है, वो एक सेंटेंस सुने हैं ना
दिल लगी दीवार से तो परी क्या करे? नहीं समझ रहे हैं बात? दिल लगी दीवार से तो परी क्या करे, ये कहावत उस समय चरितार्थ होता है, यह उसके लिए बोला जाता है कि किसी बदसूरत आदमी से या लड़की से उसको इश्क हो जाए, तब उसको बोला जाता है कि इसको इश्क हुआ भी तो ऐसा जिसके पास कोई शक्ल सूरत नहीं थी। तब कहा जाता है कि दिल लगी दीवार से तो परी क्या करे। तो यहां पर ध्यान देने योग्य बात है कि उस व्यक्ति को उस दीवार से दिल क्यों लग गया, परी से क्यों नहीं लगा? इसका जवाब मेरे तरफ से यह है कि उसने दीवार को बहुत गौर से समझा और परी की तरफ ध्यान नहीं दिया, इसीलिए दीवार ही उसे बहुत अच्छा सुंदर लगी। हाँ, तो सुंदरता आपके पास तब आएगी जब आप उस चीज को बहुत अच्छे ढंग से समझते हो। तो यहां एग्जाम्पल देने का उद्देश्य हमारा यह है, कोई टॉपिक आपको याद तब होगा जब उसको सुंदर मानिए आप, और सुंदर तब मानिएगा जब उसको गौर से देखिएगा। तो टॉपिक को गौर से देखने का मतलब क्या बोर्ड पर ऐसे करके देखते रहिए, नहीं। टॉपिक को गौर से देखने का मतलब है कि उसके बिंदुओं को समझ करके आत्मसात करना, तब वो टॉपिक सुंदर लगेगा। तो शुरुआत करते हैं ये, टू प्रोवाइड लीगल असिस्टेंस फॉर नीडी पीपल, यानी अहर लोगों को कानूनी सहायता प्रदान करना, इसका प्राइमरी ऑब्जेक्ट है। अब अहर लोग कौन है? तो अहर लोग वो लोग हैं, यानी नीडी लोग वो लोग हैं जिनके पास साधन नहीं है कानूनी सहायता प्राप्त करने के लिए, क्योंकि कानूनी सहायता जो है काफी महंगा होता है, उसमें वकील करना पड़ता है, फीस देना पड़ता है, आना जाना पड़ता है, एक लंबा समय गुजारना पड़ता है, और ये उस आदमी के लिए जो डेली खाता है और कमाता है, उसके लिए न्यायिक प्रक्रिया का ये रूप में शामिल होना असंभव है, मुश्किल नहीं है, इम्पॉसिबल है, वो कर ही नहीं सकता है ये। तो ऐसी परिस्थिति में यदि ये प्रोविजंस ना किया जाता फ्री न्यायिक असिस्टेंस का, तो फिर 50% से ऊपर लोगों को न्याय नहीं मिलता, और ऐसी परिस्थिति में आप सफल लोकतंत्र का परिकल्पना नहीं कर सकते, नहीं सोच सकते कि हमारे देश में लोकतंत्र जो है कामयाब होगा। अब असिस्टेंस कैसे कीजिएगा? तो उसके लिए दूसरा उद्देश्य यह है कि लोक अदालत का गठन किया जाएगा, यानी जो कोर्ट है जिसकी प्रक्रिया काफी लंबी है, उस प्रक्रिया को ही हम नहीं अपनाएंगे, हम उसके जगह पर एक नया अदालत, एक नया कोर्ट बनाएंगे, और उस कोर्ट में ना कोई फीस देना पड़ेगा, ना कोई वकील रखना पड़ेगा, ना लंबा हियरिंग करनी पड़ेगी, बस जिस दिन मुकदमा लेकर के जाएंगे उसी दिन फैसला हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात कि उसके फैसले के खिलाफ कहीं अपील की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और उससे भी बड़ी बात कि दोनों पक्ष ना जीतेंगे ना हारेंगे, तो इसलिए भविष्य में दुश्मनी भी नहीं रहेगी। तो इस तरीके से एक अस्थायी न्याय की स्थापना लोक अदालत के माध्यम से हो। पहला उद्देश्य आपने समझा, दूसरा उद्देश्य समझा आपने। अब तीसरा है कि कानून कितना जरूरी है, कानून का पालन करना कितना जरूरी है। अगर देश के लोग कानून का पालन करना छोड़ दें तो पूरे देश में अव्यवस्था, अनार्की उत्पन्न हो जाएगी और रूल ऑफ लॉ समाप्त हो जाएगा। और लोकतंत्र का, डेमोक्रेसी का आत्मा है रूल ऑफ लॉ, शांति का प्रतीक है रूल ऑफ लॉ, शोषण ना हो इसका प्रतीक है रूल ऑफ लॉ, विकास का प्रतीक है रूल ऑफ लॉ। ये इतना आसान चीज नहीं है। आप इसके बिना, रूल ऑफ लॉ के बिना
सभ्य समाज का, सिविलाइज्ड सोसाइटी का आप तस्वुर ही नहीं कर सकते, कल्पना ही नहीं कर सकते, इमेजिन ही नहीं कर सकते। तो इसके दो पक्ष हैं। एक पक्ष तो यह है कि जानकारी होना चाहिए कानून का, कि कौन सा कानून हमारे लिए जो है बनाया गया है, और दूसरा पक्ष इसका यह है कि उस कानून को लागू करने में अपना सहयोग देना चाहिए, तब रूल ऑफ लॉ एस्टेब्लिश्ड होगा। जैसे उदाहरण के लिए किसी सरकारी कार्यालय में आप जा रहे हैं, गए हैं, और आपके काम के लिए पैसा मांगा जा रहा है, तो यह भ्रष्टाचार है। अगर आप पैसा दे देते हैं तो आप एक छोटा से अनार्की को जन्म दे रहे हैं। अगर पुलिस पकड़ लेती है, आप डर जाते हैं, उससे अपने अधिकारों की मांग नहीं करते हैं, तो आप भी उतना ही दोषी हैं जितना दोषी पुलिस अधिकारी है। क्योंकि वो भी ब्रीच ऑफ लॉ कर रहा है और आप भी ब्रीच ऑफ लॉ कर रहे हैं, कानून तोड़ रहे हैं। अधिकार को मांगना ये आपका बर्थ राइट्स है। जब तक आप अधिकार मांगेंगे नहीं, आपको कोई अधिकार नहीं देगा। तो इसलिए अधिकार देने वाले को भी एक हाथ बढ़ना पड़ता है और अधिकार लेने वाले को भी एक हाथ बढ़ना पड़ता है। इसमें ग्रामीण क्षेत्र के लोग पूरी तरीके से अनभिज्ञ रहते हैं। तो इसलिए उनको कानूनी जानकारी देना काफी जरूरी है कि आपको कौन कौन सा लीगल राइट्स है और आप इसको कैसे कर सकते हैं। तो नालसा का अंतिम उद्देश्य यह है कि हम जो बने हैं प्राधिकरण के रूप में, अथॉरिटी के रूप में, इसको शहर के लोग तो जान जाएंगे, ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी जाने। ठीक है, बोलिए ना। अभी पूरा खत्म नहीं ना हुआ है सर, पूरा खत्म होने दीजिए, सब सीक्वेंस में चलता है बात। जब क्लास अंत हो जाए, जब हम बोल दें कि अब आप सवाल कीजिए, तब आप सवाल कीजिएगा। बोर्ड मिटा नहीं है, बैक कर करके आप देख सकते हैं, आप कॉपी पे लिख भी रहे हैं तो अपने कॉपी से भी देख सकते हैं आप हमको क्या सवाल करना है। अभी कोशिश ये कीजिए कि जो बात हम बता रहे हैं उसको बहुत क्यूरियोसिटी के साथ, बहुत लगाव के साथ सुनिए और समझिए। ये मत देखिए कि कौन बोल रहा है, ये देखिए कि क्या बोल रहा है। अगर ये सोचकर आप चलेंगे तो बहुत ज्ञानी बन जाएंगे आप। जैसे हमें कोई बच्चा भी कुछ बात बोलता है तो हम सुनते हैं कि उसमें भी सीखने का कोई चीज होगा। कोई अनपढ़ आदमी भी कोई बात बोलता है तो हम रुक कर थोड़ी देर सोचते हैं कि इसमें कुछ सीखने की बातें हैं कि नहीं। तो उसी तरीके से यदि मेरा शक्ल सूरत ठीक नहीं है, पसंद नहीं है, तो उसको छोड़ दीजिए। हम क्या बोल रहे हैं उसको आप देखिए कि ये सही बात बोल रहे हैं कि नहीं। अब बात समझ में आई? किस पंचायत में? तो फिर वही हम बोले कि पूरा क्लास कर लीजिए पहले, इस सवाल का जवाब लास्ट में आएगा। ठीक है, सिस्टम से खाइए ना। आपके पास खाना रख दिया गया तो आप एक ही बार सोच रहे हैं कि सब ऐसे करके ऐसे कर लें, तो उससे ना खा पाइएगा और सब खाना का शक्ल सूरत भी खराब हो जाएगा। इसलिए धीरज रखिए और पेशेंस रखिए और ग्रेजुअली धीरे धीरे बातों को समझने की कोशिश कीजिए। हम जो आपका क्लास लेते हैं, घर ही में एक सिस्टम डेवलप कर लेते हैं अपने दिमाग में कि हमको इस टॉपिक को कैसे आपके दिमाग में डालना है। हम कोई भी क्लास बिना होमवर्क किए हुए नहीं आते हैं। होमवर्क जब कर लेते हैं हम सेटिस्फाइड हो जाते हैं कि इस क्लास को हम ले सकते हैं, तभी हम आते हैं आपके पास। आप ये ना समझिए कि सर के पास कॉपी कलम, कॉपी किताब नहीं है तो ठीक से नहीं पढ़ाएंगे, बल्कि उससे ज्यादा अच्छा डिलीवर करेंगे हम आपके साथ। शर्त यह है कि आप पूरा तन्मयता के साथ, लगाव के साथ बातों को सुनिए। लिखने की बात है तो बोर्ड पर हम पूरी बात लिखते हैं। ठीक है, अब देखिए साहब कि ये इसके 3 उद्देश्य हैं। ठीक है,
इसके बाद हम लिखते हैं एकदम सिस्टम के तहत कि उपर्युक्त उद्देश्य हेतु जो नालसा है, नालसा लिखने से काम चलेगा ना? फॉर्म देख लीजिए कॉपी अपना, इसका फुल फॉर्म, इसी बहाने से फुल फॉर्म याद हो जाएगा आपको। ठीक है, उपरित उद्देश्य हेतु नालसा नीति बनाती है कॉमा लागू करती है और क्या करेगी, और निर्देश देती है। यानी निर्देश का मतलब डायरेक्शन देती है। ये तीन शब्दों को समझिए। पहला, टू मेक पॉलिसी, यानी पॉलिसी बनाती है। उसके बाद उस पॉलिसी को लागू करती है, अर्थात टू इंप्लीमेंट पॉलिसी, और फिर निर्देश देती है, डायरेक्शन देती है। तो इससे देखिए पता ये चलता है कि ये जो नालसा है वो एक नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, और उसका काम क्या है, तो न्याय देने के लिए नीतियों का निर्माण करना, यानी ऐसा नीति बनाना जिससे अनप्रिविलेज लोग, गरीब लोग, असहाय लोग, जो कानून का पैसे के अभाव में पालन नहीं कर सकते हैं या उससे लाभ नहीं उठा सकते हैं, उनको कानून की मुफ्त में सहायता देना और नीति बना करके फिर उसको कार्यान्वित करना। और कार्यान्वित जब हो जाए तो दिशा निर्देश देना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये तो दिल्ली में है, इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन नीचे में भी होगा, तभी ना नीति बना के उसको देगा कि कार्यान्वित करो, और जब वो करने लगेगा तब समय समय पर उसको डायरेक्शन देगा कि इस ढंग से करो, इस ढंग से करो। तो इस तरीके से ये, इसके बाद क्या होता है कि नीचे का संगठन का निर्माण किया गया, नीचे का संगठन बना। और वो कौन कौन सा बना वो देखिए। राज्य न्यायिक सेवा नहीं, गलत हो गया, राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण, यानी स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, दूसरा इसके नीचे एक लेयर है जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण, यानी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी,
ठीक है। और सबसे नीचे है तालुका कानूनी सेवा प्राधिकरण, यानी ब्लॉक लीगल सर्विस ऑथोरिटी। क्लियर? तो इस तरीके से आप गौर से देखिए तो नालसा 1 लेयर नहीं है, 4 लेयर ऑर्गेनाइजेशन से जो एक्ट बना, उस एक्ट में एक राष्ट्रीय स्तर पर प्राधिकरण बना जिसको नेशनल लीगल सर्विस ऑथोरिटी बोला गया। उसका काम क्या है साहब? तो नीति बनाना, टू मेक पॉलिसीज, और उसके बाद इंप्लीमेंट कर देना उसको, और फिर देखते रहना कि ठीक से इंप्लीमेंट हो रहा है कि नहीं। तो इसके लिए अपने नीचे उसने 3 लेयर बनाया, एक स्टेट लेवल का, दूसरा डिस्ट्रिक्ट लेवल का, और तीसरा ब्लॉक लेवल का। यानी जो नालसा सेंटर में बना, उस नालसा के ऑफिसेस प्रत्येक राज्य के राजधानी में होगा, जो सारे राज्य पर नियंत्रण रखेगा लोक अदालतों का। प्रत्येक जिले में होगा और फिर प्रत्येक ब्लॉक में होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अब देखिए गौर से कि जो पहला स्लाइड था उसमें नालसा का हम उद्देश्य क्या रखे थे। तो पहला उद्देश्य लीगल असिस्टेंट, तो ये सब वही काम करेगा। दूसरा क्या? लोक अदालत, तो ये सब लोक अदालत का गठन करेगा अपने अपने स्तर पर। बात समझते रहिए। और तीसरा क्या? अवेयरनेस, ग्रामीण क्षेत्रों में फैलाना, तो ये सब फैलाएगा अवेयरनेस। ठीक है, बात समझ में आ रही है? और समय समय पे जो है वो और भी चीजें कुछ होंगी तो वो करता रहेगा। तो ये आपका पूरा का पूरा नालसा का हमने एम्स बताया। अब इससे साबित हो गया कि नालसा यानी नेशनल लीगल असिस्टेंट ऑथोरिटी क्या काम करता है। थोड़ी सी बात और भी बताएंगे कि आप जैसे हाई कोर्ट में जाइए तो हाई कोर्ट में आपको इसका ऑफिस मिलेगा, स्टेट लीगल सर्विस ऑथोरिटी का। डिस्ट्रिक्ट में आप जाइए, कहां? ये जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वहां भी आपको मिलेगा ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, यानी डिस्ट्रिक्ट लीगल असिस्टेंट ऑथोरिटी। जगह जगह पर ऑफिसेस खोले हुए हैं। जैसे अनुग्रह कॉलेज में जाइएगा, लॉ कॉलेज वहां चलता है, तो वहां भी कानूनी सहायता केंद्र देखिएगा बना हुआ है। तो आप जाइएगा तो वहां लोग होंगे, तो आपको जो कानून की जानकारी प्राप्त करनी है उनसे पूछ सकते हैं, कोई पैसा नहीं लेगा। ब्लॉक में जाइएगा तो आपको वकील साहब वहां भेंट हो जाएंगे इस सर्विस के। वहां कुछ नहीं आपको पता है तो पूछिएगा तो आपको सब बता देंगे। तो इस तरीके से अनुच्छेद 39A को वर्तमान समय में 95 के बाद इंप्लीमेंट करने का सरकार ने पूरी व्यवस्था कर ली है। हम आपको एक एग्जाम्पल देंगे इसमें प्रैक्टिकली, जो हम जानते हैं, तो आपको और बातें अच्छी से समझ में आ जाएंगी। एक जहानाबाद में एक ब्लॉक है जिसको काको बोलते हैं। वहां एक बुढ़िया रहती थी जिसके पास मतलब कुछ प्रॉपर्टी ऐसी थी जो काफी कीमती थी और उसका कोई नहीं था। तो वहां का दबंग लोग उस पर कब्जा कर लिया था। ठीक है, करेगी क्या? उस समय हमारे दादा जीपी थे जहानाबाद के, गवर्नमेंट प्लीडर।
तो वो चली गई उनके पास कैसे कैसे टेम्पू पर बैठ करके। उनकी वकील साहब ऐसा ऐसा बात है, तो उनको थोड़ा रहम आ गया। तो जानते कि पैसा दे नहीं पाएगी। उस वक्त ये नया नया एक्ट जो है वो आया था, उनको पता था। उन्होंने कुछ नहीं किया, उसे कागज मंगा करके एक ड्राफ्ट तैयार किया और डायरेक्ट जो है भेज दिया कहां, नालसा के पास, दिल्ली। अब दिल्ली जब पहुंच गया नालसा के पास, उसमें ये विवरण भी कि ये औरत नहीं जा सकती है वहां, तो आपको सुनकर ताजुब लगेगा कि नालसा ने सारा इंतजाम कर दिया, कागज पत्र का, कोर्ट फीस का, उसके सारे ड्राफ्टिंग का, जो सुप्रीम कोर्ट में फाइल होता है, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स का मामला था। समझ गए? तो डायरेक्ट उसमें नालसा ने केस किया और नालसा ने केस लड़ा। आपको सुन के विद इन 6 मंथ फाइनल जजमेंट। और सुप्रीम कोर्ट ने इतना स्टर्न एक्शन लिया कि उस समय जहानाबाद में जिला नहीं बना था, सब डिवीजन था, तो गया के अंदर आता। गया एसपी को कहा, उस समय एसपी होता था, एसएसपी नहीं होता था, कि आप विद इन ए वीक उस मकान को खाली करा करके उसके सपुर्द कीजिए और प्रोग्रेस रिपोर्ट के साथ हमारे सामने उपस्थित होइए। ये नहीं कि सिर्फ रिपोर्ट भेज दीजिए। अब ऑर्डर आया तो एसपी एकदम ये हो गया, समझ गए? पकड़ा कौन था? गफार साहब, इसमें इन काप कर दिए हैं, किए हैं क्या? जाइए। जाके इतना मार मारा उसको कि तुम लोग के वजह से हम परेशान होते हैं, अब दिल्ली जाना पड़ेगा। तो उसके सपोज इसके हमारे जाने के बाद अगर कुछ भी इसको हो गया तो उसके बाद हम क्या करेंगे? हमको तो कानूनी सहायता मिल गई है, अब इसी सब को अंदर कर देंगे। उसके बाद कोर्ट को जाकर के बोला वो कि हाँ, तो कोर्ट ने उसको कहा कि भविष्य में उसको कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। बड़ी शान से बुढ़िया रही। फिर पूरी प्रॉपर्टी जो है वो धार्मिक कार्यों के लिए दे दी, किसी को नहीं दी मरने से पहले। ऐसे ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, हम लोग नहीं जानते हैं, इसलिए कानूनी सहायता प्राप्त नहीं कर पाते हैं। ठीक है, अब ये समझ गए। अब तीसरा स्लाइड लेते हैं और तीसरी बात उसमें आपको बताते हैं। who will beneficiaries of नालसा। यानी नालसा के लाभान्वित कौन होंगे? नालसा के लाभान्वित कौन होंगे, सवाल है ना भाई। क्या सब लोग हो जाएगा? अनप्रिविलेज क्लास होगा, तो अनप्रिविलेज क्लास कौन है वो तो तय होना चाहिए ना। ठीक है, नहीं देखिए ना, सिस्टम के तहत समझिए और धीरे धीरे समझिए, सब याद होता हुआ चला जाएगा। सबसे पहला जो दिया गया है योग्यता, जो नालसा के तहत फ्री जजमेंट ले सकता है, निःशुल्क विधिक सहायता और समान न्याय ले सकता है, वो जानते हैं कौन है? जरा गेस करके बताइए तो। बोलिए। तो भारत के नागरिक तो सब शामिल हो जाएगा ना भाई साहब। जरूर है, वो शेड्यूल कास्ट भी है, जरूर है, वो भी है।
सबसे पहला स्थान महिला को दिया गया है। महिला एवं बच्चे, महिला बच्चा कोई भी हो, चाहे वो पैसा वाला हो या बिना पैसा वाला हो, वो नालसा के तहत फ्री में लीगल असिस्टेंस ले सकता है। अब क्यों, आप खुद समझ रहे हैं। इसलिए कि दोनों के पास ये चीज होती है कि कोई समय ऐसा आएगा कि साधनहीन हो जाएगी। अगर हस्बैंड घर से निकाल दे, बाप घर से निकाल दे, तो क्या हो जाएगा, उसके पास कुछ रहेगा। तो इसलिए सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी जो दिया गया है वो महिला और बच्चे को। क्लियर। अब देखिए, बच्चा का जहां तक ताल्लुक है, तो ये बच्चा यहां लिख दिया गया है। बच्चे के भी कैटेगरीज है, जैसे शिशु, चाइल्ड, ये 4 साल तक के बच्चे को बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद बालक, तो 14 साल तक, फिर एडोलेसेंट 18 साल तक। तो ये 18 साल का पूरा विवरण आपको दे दिया। तब बच्चा में ये यहां तक पूरा शामिल है। क्लियर। अब देखिए, दूसरा जो है महिला और बच्चे के अलावा, हाँ, प्राकृतिक आपदा से प्रभावित व्यक्ति, अफेक्टेड बाय नेचुरल क्लैमिटी। जो नेचुरल क्लैमिटी से, CLIMATY से प्रभावित हो, वो नालसा के तहत न्याय प्राप्त कर सकता है। क्योंकि जब नेशनल क्लैमिटी आती है तो अमीर भी गरीब बन जाता है। मान लिया भूकंप आया, पूरा मकाने गिर गया, उसका जो दुकान है वो खत्म हो गया, कुछ बचा ही नहीं उसके पास। तो और फिर क्या है साहब, तो जो सरकार है कुछ कर नहीं रही है उसके लिए, जो अथॉरिटी है वो न्याय नहीं दे रही है। तो ऐसे लोगों के लिए जरूरी है कि फ्री में न्याय मिले। क्या बात आप बोल रहे, यही तो समझा रहे हैं आपको। उसका पूरा मकान खत्म हो गया, पूरा दुकान खत्म हो गया, जो खेत था वो पूरा बह गया। अब खेत में उसकी फसल थी, खत्म हो गया, वो भूखा मरेगा। तो वेलफेयर स्टेट है ना इंडिया, तो उसके लिए राहत कमिश्नर नियुक्त है, राहत विभाग है, जिसको उस समय उसको राहत पहुंचाना चाहिए। बैंक को उसके लोन माफ कर देना चाहिए और ऋण देना चाहिए। तो ये सब उसका अधिकार बन जाता है बाढ़ और भूकंप और ज्वालामुखी या और भी किसी प्राकृतिक आपदा के समय। तो वो नहीं मिलेगा, तो और उसका पैसा नहीं तो कहां जाएगा, उसको न्याय नहीं मिलेगा। आप समझना है तो ऐसे समझिए, 1984 के दिसंबर महीने के 13 तारीख को भोपाल गैस त्रासदी हुआ था। मिथाइल आइसोसाइनाइड 12 बजे रात में रिस गया और 30,000 लोग मारे गए और लाखों लोग अपंग हो गए। तो उस अपंगता के लिए कौन जिम्मेदार था? नेशनल कार्बाइड कंपनी। और नेशनल कार्बाइड कंपनी जो जिम्मेदार थी, तो न्याय उसी से लेना था, सरकार से लेना था। किसी की आंख चली गई, किसी का पैर खत्म हो गया, लाखों लोग आज भी उससे पीड़ित हैं और उनके पास पैसा है नहीं। तो वो न्याय के लिए कहां जाएंगे? नालसा में जाएंगे कि भाई नेशनल कार्बाइड कारखाने से हमारा कंपनसेशन दिलाइए, क्षतिपूर्ति दिलाइए, क्योंकि हम इस हजार्डस में के प्रभावित व्यक्ति हैं, इस विपदा के प्रभावित व्यक्ति हैं।
तो विपदाएं जब भी आती हैं तो कोई उत्तरदायी हो या नहीं हो, उसको सुविधा प्रदान करना राज्य का कर्तव्य बन जाता है। और यदि कोई प्रभावित है उससे, जिसने किया है, तो फिर वो भी उसमें शामिल हो जाता है। तो उस प्राकृतिक आपदा से प्रभावित व्यक्ति को सहायता नहीं मिलती है तो कानून उसे सहायता दिलाएगी। अगर पैसा नहीं है तो उसी के लिए नालसा बना है, और नालसा के माध्यम से अपने लिए न्याय की प्राप्ति कर सकता है। आप नहीं जानते हैं इसलिए ना बोल देते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपको छोटी सी बात बताऊं मैं, अभी 86वां संवैधानिक संशोधन 2002 हुआ, उसमें क्या किया गया कि अनुच्छेद 21 में ए जोड़ दिया गया और 14 वर्ष से कम उम्र के बालकों के लिए जो है निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई है ना भाई, सब कुछ जानता है। लेकिन ये निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था के बावजूद, इसका मतलब कोई भी हो, चाहे अमीर हो गरीब हो, कोई उसे बहस नहीं है, ये राज्य का दायित्व है कि सबको मैट्रिक तक पढ़ाए। आप ये बताइए हमें कि गया में आप रहते हैं, सरकारी स्कूल ज्यादा है कि प्राइवेट स्कूल ज्यादा है? तो प्राइवेट स्कूल में मैट्रिक तक क्या निःशुल्क शिक्षा मिल रही है? कुछ बच्चों को मिलती है, सरकारी स्कूल में तो है ही है भाई। मेरे तो प्राइवेट में कुछ बच्चों, सबको नहीं मिल रही है। यहाँ 21A कह रहा है कि सबको निःशुल्क शिक्षा मिलनी चाहिए ताकि हमारे यहाँ लिटरेसी रेट 100% हो जाए। तो ऐसी परिस्थिति में आपका अगर बच्चा है तो आप मुकदमा कर सकते हैं नालसा में कि हमारा ये राइट है, फंडामेंटल राइट्स, और ये डिसओबे हो रहा है, मेरे पास पैसा नहीं है कि हम हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाए, इसीलिए आपके पास आए, तो जजमेंट देगा वो। ऐसे बहुत सारे चीज होते हैं। तो लैक ऑफ नॉलेज के वजह से, कानून नहीं जानने की वजह से आदमी अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं कर पाता है। बात समझ में आई? हाँ एकदम, वो प्रभावित है। हाँ, उनको राहत मिलनी चाहिए। फिर वेलफेयर स्टेट के मीनिंग क्या रह गए? हम टैक्स राज को क्यों देते हैं? इतना टैक्स जितना राजतंत्र में भी नहीं देते थे हम। अब तो हालात ये हो गया कि रोड पर चलने का टैक्स, फुटपाथ पर चलने का टैक्स, सिर्फ बचा हुआ है कि हवा लेने का पर भी टैक्स। वो भी दिल्ली में जाइएगा तो अप्रत्यक्ष रूप से वो भी हो गया है। कितना पॉल्यूटेड हो गई है कि लोग ऑक्सीजन हाउस खोल दिए बहुत सारा। तो सुबह सुबह जाकर के आदमी 1000 रुपया फीस है उसका, कि जाकर के मुंह अपना उसमें पाइप में डाल लेता है और 1 घंटा पड़ा रहता है, तो 24 घंटा का उसका रिफाइन हो जाता है ब्लड ऑक्सीजन का, तब वो दिल्ली में रह पा रहा है। तो हालात आपने पॉल्यूशन का ऐसा क्रिएट कर दिया कि हवा भी अब खरीद करके लेनी पड़ रही है। पहुंच गए ना भाई, पानी तो हो ही गया, पानी नेचुरल रिसोर्सेज था। गया जैसे शहर में कोई भी आदमी फ्री का पानी नहीं पी रहा है। अगर पिएगा तो क्या हो जाएगा? किडनी खराब हो जाएगा। इस स्थिति में आ गए हैं ना, तो किसका दोष है? तो ये दोष आपका नहीं है, ये दोष राज्य का है। राज्य को आप टैक्स इसलिए दे रहे हैं कि आपको पॉल्यूशन लेस क्लाइमेट प्रदान करें, लेकिन आप इसका डिमांड नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? कि आपको इसकी जानकारी ही नहीं है, और दूसरा कि आप खुद पॉल्यूशन क्रिएट करने वाले हैं। यह भी एक सच्चाई है। इसीलिए पॉल्यूशन से पराली जलाता है हरियाणा वाला, दिल्ली के पॉल्यूशन के लिए उत्तरदायी है। और जब बोला जाता है तो नहीं, हम नहीं रुकेंगे, अगर रोकिएगा तो सब किसान रोड पर चले आवेंगे, भेजिए पुलिस। तो लोक कल्याण सिर्फ दायित्व राज्य का ही नहीं है, बल्कि उसमें जनता को भी सहयोग करने की आवश्यकता है। तब जो है अपने अधिकारों का जो है आप उपयोग कर सकते हैं। तो ये हो गया ये। उसके बाद अनुसूचित जाति
यानी शेड्यूल कास्ट और अनुसूचित जनजाति, यानी शेड्यूल ट्राइब्स। इसका कोई भी व्यक्ति होगा वो नालसा का सहायता ले सकता है, ठीक है। नहीं, आइए ना भाई, अभी खत्म थोड़ी हुआ है। 4 में है जिसकी आय ₹1,00,000 से कम हो। आ गया ना? तब माने आप धन्ना सेठ हैं तो आप नालसा का नहीं ले सकते हैं। और सब सुप्रीम कोर्ट में अगर जाना है आपको, माने ऊपर में, तो उसके लिए जो है 1.5 लाख। किसके लिए? सुप्रीम कोर्ट के लिए। क्योंकि नालसा का जो ऑफिस होता है वो या तो सुप्रीम कोर्ट में होगा, या हाई कोर्ट में होगा, या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होगा। बाकी जो है, हाँ भाई चलिए कल दिखला देंगे। जो लाल बिल्डिंग है ना, जहां वकील लोग बैठा रहता है, तो देखिए तो बोर्ड लगा हुआ होगा आपको। वहां अंदर जाकर पूछिए भाई हमको केस करना है, कभी सब कर कीजिए भी है? मैंने ऐसी जाके पूछिए कि हम मेरा ये सब समस्या है, क्या समाधान होगा, तो आपको प्रैक्टिकली पता चलेगा। एक बार अपने कोचिंग में पढ़ा रहे थे तो एक तो नहीं, 104 नंबर क्या चीज था उस समय, कोरोना चल रहा था, समझ गए। तो कुछ भी आपको पता चले, मतलब कोई पेशेंट वगैरह, या आपको फीलिंग हो कि हमको कोरोना हो गया है, तो इस नंबर पर सूचित कीजिए, जो है वो तो आपको फौरन मदद मिलेगी। अब एपी कॉलोनी से हट लड़का लोग ऐसा था कि छोड़िए ना सर, घर में पढ़ाइए ना, हम लोग अकेले अकेले आए, कुछ देखेगा तब ना, यहाँ बोर्ड थोड़ी लगा हुआ है। तो सब लड़का लड़की घर में चली आई। कुछ दिन चला था, फिर जब पुलिस पूरा दौड़ने लगे, हम बोले ना बाप, ये पकड़ती तो बड़ी मार मारती है, हमने बाद में जो है होगा। तो उसी पीरियड में शुरुआत में पुलिस ज्यादा तंग नहीं की है, जाके बाद में जाके 15 दिन के बाद ये हुआ है। तो ऐसे पढ़ा रहे थे कोई टॉपिक, तो बोल दिया 104 का ये सुविधा है, अब वो लगा दी, लगाती उठा लिया। और आजकल जानते हैं कि मोबाइल क्या होता है, ट्रैक होता है। साहब पहुंच गया एम्बुलेंस लेकर के, कहाँ है कहाँ है, तो खैर उसको मैनेज किया गया कि ऐसी ऐसी बात है। तो सीधा आदमी था, तो उसकी ऐसा गलती मत कीजिएगा सर, तो बहुत फिर दिक्कत में पड़ जाइएगा। इसलिए कि हम सीधा से समझ गए, वो आप ही को उठा के ले करके मगध मेडिकल में भर्ती कर देगा। किसी को कोरोना है, आपको है वो नहीं, और हो जाएगा, वहां रहिएगा तब। तो ऐसी बात नहीं है कि आपका ध्यान, हम ऐसा इसलिए बोला कि करप्शन पर चल जाता है, तो ये सब तो खाली पढ़ने की बातें हैं सर, प्रैक्टिकली होता नहीं है। तो ये जो सोच लिया ना, इसलिए प्रैक्टिकली नहीं होता है। अधिकार के लिए आपको जानकारी के बाद लड़ना पड़ेगा, तब होगा। ये एक सच्चाई है। नहीं, आज भी यानी बिलो पॉवर्टी लाइन से जो है उसको ये है, सबको दे देगा तो कहां से है फिर तो इसका मतलब क्या है कि कोटे बंद हो जाएगा, फिर सब इसी माने लगेगा। अब देखिए अगला चीज क्या है कि ना, रुकिए ना, विच टाइप of assistant has been given.
यानी किस प्रकार की सहायता दी जाती है, इसमें क्या क्या दिया जाता है आपको। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि सिर्फ लीगल असिस्टेंट किस तरह का लीगल असिस्टेंट आप पाइएगा, है ना भाई। तो पहला जो लीगल असिस्टेंट आपको मिलेगा वो कोर्ट फीस के मामले में। ठीक है, यानी यहां से लेके सुप्रीम कोर्ट तक कोई भी कोर्ट फीस होगा तो आपको नहीं देना पड़ेगा। इसका मतलब नहीं है, इसका मतलब ये मत समझिए कोर्ट फीस माफ है, बल्कि आपके बदले में सरकार देगी जो भी कोर्ट फीस है। दूसरा कि अगर आपको वकील चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए भी फिर गलती लिखा गया। अगर आपको वकील चाहिए तो आप खुद अगर कीजिएगा तो वकील का फीस देना पड़ेगा। यहां नालसा के ऑफिस में सरकार वकील रखती है और उसको केस दे दिया जाएगा, वो आपसे पैसा नहीं लेगा। बात समझ में आई। सर्टिफाइड कॉपी, यानी केस कीजिएगा तो आपको सर्टिफाइड कॉपी, सत्यापित कागज, किसी भी कॉपी का केस लड़ने के लिए आपको सर्टिफाइड कॉपी चाहिए, वो वही उपलब्ध कराएगा। उसके बाद केस फाइल, यानी केस आप कीजिएगा तो उसका जो है वो फाइल तैयार होगा ना, यानी उसको इंग्लिश से बोलते हैं डॉक्यूमेंटेशन। उसमें लीगल पेपर लगता है, जो 1/4 आप पेपर रखते हैं वो नहीं, बल्कि 1/4 से थोड़ा बड़ा रहता है। उस पेपर में एक ही साइड टाइप होगा, आई स्पेसिंग जो है 2 का देना पड़ेगा, ये सब उसका नियम है। उसके बाद कौन कौन कागज कैसे कैसे लगेगा आम आदमी नहीं जानता है, वकील लगाएगा आपको और इतना मोटा आपका फाइल तैयार हो जाएगा। तो अभी के समय में अगर जाइएगा हाई कोर्ट में, कम से कम 5 से 10 हजार रुपया आपको सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन में लगेगा, क्योंकि एक फाइल तैयार नहीं होता है। एक तो कोर्ट के पास, एक आपके वकील के पास, एक फाइल जिस पर केस किए हैं उसको भेजना पड़ेगा आपको, और एक आपको अपने पास किसी भी केस का 4 डॉक्यूमेंट्स तैयार होता है, 4 फाइल तैयार होता है। तो इसमें 5 से 10 हजार रुपया जिस तरह का केस होता है उतना अभी लग जाता है कागजात को तैयार करने में। तो ये जितनी चीजें हैं वो सब आपको कुछ नहीं करना है, खाली आने जाने का भाड़ा अपने पास आप रखिए। बाकी कोर्ट के अंदर आपको एक पैसा नहीं लगेगा। आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि आज भी बहुत सारे लोग नालसा के माध्यम से न्याय की प्राप्ति करते हैं। तो ये तो इन होल नालसा को हमने पढ़ाया आपको, ठीक है ना। अब इसी में पहला स्लाइड पर ध्यान दीजिए, जो दूसरा उद्देश्य था वो क्या था, लोक अदालत। याद है ना आपको कि लोक अदालत की स्थापना, तो अब उसको लेते हैं लोक अदालत को। नहीं, सब सारे रिलीजन्स के, सारे कास्ट के। आता है SC ST है तो उसके लिए उसमें 1 लाख लागू नहीं होगा।
बहुत अच्छा सवाल है आपका। ये तो डिस्क्रिमिनेशन हो गया, सब किया कीजिए हमसे। किसका? नहीं, किसी का सवाल हो, सवाल जनरल होता है, वो सब पर्सनल किसी पर रख के मत बोलिए, गलत है। क्लास में सब परमिटेड नहीं है, कोई भी ऐसी लोग बात नहीं करें जिससे आपस में झगड़ा हो, ठीक है। जनरल बात जो पढ़ाई की बात है वही यहाँ होगी, ना कास्ट की, ना क्रीड की, ना ये सब की। इसलिए हम लोग का रिलीजन्स ये नहीं, हम लोग का रिलीजन्स क्या है? पढ़ाई की। तो हम लोग उसका पालन करेंगे, हम लोग के लिए लाभदायक होगा। ये बहुत बड़ा मसला है कि भाई रिजर्वेशंस क्यों दिया जाए, जब अनुच्छेद 14 इस बात को कह रहा है कि कानून के समक्ष सभी लोग समान होंगे, है ना भाई। तो फिर अनुच्छेद 15 ये कह रहा है कि राज्य, धर्म, भाषा, मूल वंश, जाति और लिंग के आधार पर विभेद नहीं करेगी। अनुच्छेद 16 ये कह रहा है कि भारत के नागरिकों में को लोक नियोजन में, पब्लिक सर्विस में अवसर की समानता हो। तो आप एक बात बताइए कि 15 में जो बोला है आप, तो 15(4) क्यों जोड़ दिया, 15(5) क्यों जोड़ दिया? 15(4) में आपने साहब महिलाओं और बच्चों को जो है रिजर्वेशन दे दिया बहुत सारी चीजों में। 15(5) में जो है साहब शिक्षण संस्थाओं में SC, ST, OBC को आपने रिजर्वेशन दे दिया, है ना। इसी तरीके से 16(4) में आपने SC, ST को सरकारी नौकरियों में आरक्षण दे दिया। 333 में आपने SC, ST को जो है वो लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण दे दिया। तो ये तो मूलभूत भावना के अनुच्छेद 14 के खिलाफ आप कर रहे हैं। यही ना आपका सवाल था, बोलिए ना हाँ या ना। ज्यादा समय नहीं लेंगे, तो आप हमारे एक सवाल का जवाब दे दीजिए, तब हम आपका सवाल का जवाब नहीं भी देंगे तो आपको जवाब मिल जाएगा, ठीक है। आप लोग 2 सहेली हैं, एक सहेली के पास जो है वो अरबों रुपया है, करोड़ नहीं, अरबों रुपया है, और दूसरी सहेली के पास 10 रुपया भी नहीं। क्या दोनों सहेलियां शिक्षा ग्रहण समान रूप से कर सकती हैं? क्या दोनों सहेलियां स्वास्थ्य सुविधा समान रूप से उठा सकती हैं? तो जो सहेली वो सुविधा नहीं उठा पा रही है, उसके साथ असमानता हो रहा है कि नहीं? कितनी खूबसूरत बात, बोलिए ना सर। उसके साथ असमानता हो रहा है कि नहीं? तो उसके साथ जो असमानता हो रहा है उसे दूर करने का क्या उपाय है? तो उसे पूरी बात सुनते नहीं हो, हंसने लगते हैं। पूरी बात सुनिए ना, हम सीरियस होकर पढ़ा रहे हैं आपको। उनके बीच में समानता लाने का 2 तरीका है। एक तरीका तो यह है कि जो अरबपति लड़की है उसको भी खाकपति बना दिया जाए, तब बरोबर हो जाएगी। और दूसरा तरीका यह है कि जो खाकपति है उसको कुछ सुविधाएं देकर के अरबपति बना दिया जाए। अब दोनों में कौन सी व्यवस्था दोनों के लिए सही होगी? आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया ना। हर सवाल का जवाब है सर। आप देखिए, इस क्वेश्चंस को पढ़ते समय, आरक्षण को पढ़ते समय अपनी जाति, अपने विचार को किनारे रख के सोचना होगा, तब आपको जो है वो सही निष्कर्ष पर पहुंच पाइएगा। जिस समय देश आजाद हुआ था उस समय हमारे देश में कौन सी व्यवस्था थी? तो जमींदारी बने। हम लोग जिस इलाके में रह रहे हैं
एकदम बंगाल से लेकर करके बनारस तक जमींदारी व्यवस्था प्रिवेल कर रही थी और उत्तर प्रदेश से लेकर पंजाब तक मालवाड़ी व्यवस्था प्रिवेल कर रही थी, पाई जा रही थी। दोनों में सुख सुविधा में कौन लोग रह रहे थे? जमींदार रह रहे थे। एससी एसटी के जो लोग थे कहां थे? तो एसटी के लोग तो जंगल में थे, वो तो अब आपके साथ शहर में भेंट कर रहे हैं। आजादी के समय तक वो जंगल में थे। और एससी के लोग क्या थे? तो आपके साथ समाज में रह रहे थे, लेकिन अस्पृश्यता का पालन हो रहा था उसके साथ। तो अगर उनको जंगल से नहीं लाया जाता शहर में, या मुख्य समाज में नहीं जोड़ा जाता, और दूसरा कि जिनके साथ अस्पृश्यता का व्यवहार किया जा रहा है वो बंद नहीं होता, तो फिर समाज कैसे बराबर होता, कैसे बराबर होता? और ये दोनों काम करने के लिए जरूरी था कि सबसे पहले उनकी आर्थिक और राजनीतिक स्थिति को उन्नत बनाया जाए। सामाजिक छोड़ दीजिए, सामाजिक स्थिति को उन्नत आप नहीं बना सकते हैं जब तक राजनीतिक और आर्थिक स्थिति उन्नत नहीं होगी। तो राजनीतिक के लिए आपने क्या किया? वोट ऑफ राइट दे दिया, वो मिल गया एकदम 1947 में उनको, सॉरी नहीं 1950 में मिल गया। लेकिन आर्थिक स्थिति के लिए उनको रिजर्वेशन देना जरूरी था, उनके लिए मनरेगा खोलना जरूरी था, उनके लिए IRDP देना जरूरी था, उनके लिए कम ब्याज दर पर बैंक से लोन देना जरूरी था। तो ये सारे प्रावधान चाहे सुविधा के नाम पर हो, चाहे आरक्षण के नाम पर हो, वो आपके अधिकार को कम करने के लिए नहीं दिया गया उनको। दिक्कत ये, हमको बोलने दीजिए, बल्कि आपके जो अधिकार है उस अधिकार के समतुल्य उसे अधिकार प्रयोग करने के लिए दिया गया। प्रैक्टिकली दिक्कत हो कहां रही है? दिक्कत जाति व्यवस्था से, आरक्षण से नहीं हो रहा है, दिक्कत अवसर की कमी से पैदा हो रही है। जो अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए था यूथ को, जिस तरीके का इंडस्ट्रियलाइजेशन होना चाहिए था, जिस तरीके से रुपये के मूल्य में वृद्धि होनी चाहिए थी, जिस तरीके से कॉटेज इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट होना चाहिए था, जिस तरीके से सरकारी संस्थाओं में और अवसर पैदा किए जाने चाहिए थे, वो नहीं हुआ। नतीजा के तौर पर रोजगार की कमी हुई और इस रोजगार की कमी के लिए उत्तरदायी कारक को आरक्षण को मान लिया गया। हालांकि बेरोजगारी जो है वो उच्च वर्गों में भी है और निम्न वर्गों में भी है, दोनों में है। आरक्षण मिल गया तो ऐसा नहीं कि SC ST या OBC के लोग सबके सब नौकरी वाले हो गए, उनके पास भी अनएम्प्लॉयमेंट है। तो एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने की आवश्यकता है। बीमारी वहां पर है, बीमारी यहां पर नहीं है। अगर वो जैसे एक छोटा सा मिसाल आपको बताएं, महाराष्ट्र आप ही के देश का है, वहां ये झमेला ही नहीं है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे इंडस्ट्री है, लड़का पढ़ता है और इंडस्ट्रीज जिस एरिया में, उसी एरिया में बहुत सारा इंस्टीट्यूट खुला हुआ है इंडस्ट्री से रिलेटेड ट्रेड के लिए। मैट्रिक के बाद वहां जाता है, 6,000 3,000 देता है कि हमको ट्रेड सिखा दीजिए, और उसका कोलेबोरेशन से उस इंडस्ट्री से 5-6 महीना में वो ट्रेड सीख गया, जाके उसको नौकरी मिल गई। वहां सरकारी नौकरी की तरफ कोई मारामारी है ही नहीं। काहे के लिए MA और PhD करेंगे? हम 16 ही साल में पैसा कमाने लगेंगे। तो वहां बेरोजगारी की दर कम है, नहीं है। तो ये प्रोसेस अगर ऑल ओवर इंडिया, बिहार हम लोग ज्यादा क्यों पीड़ित है? क्योंकि बिहार में जो भी है तो सरकारी नौकरी, और सरकारी नौकरी सीमित है। अगर यहां भी बड़े बड़े इंडस्ट्री लग जाए तो आप नहीं जाएंगे वहां। एक इंडस्ट्री लगा हुआ है, अब वो एक्सप्लॉयटेशन करता है, अवसर नहीं है। क्या भाई, तो आपको हम देंगे क्या? तो 5,000 रुपया देंगे, कम कीजिए। लेकिन वही बहुत सारे इंडस्ट्री लग जाएंगे हर क्षेत्र में, तो फिर वर्कर्स की कमी पड़ेगी, तो उसका पे स्केल बढ़ेगा, तो वो एक चारफुल जॉब हो जाएगा। आप सरकारी जॉब की तरफ नहीं जाइएगा। जैसे छोटा सा एग्जांपल्स आपको बोलते हैं, बहुत सा IIT किए हुए आदमी जो है, जो नौकरी कर रहा था किसी प्राइवेट कंपनी में, वो रिजाइन करके पटना में कोचिंग खोल लिया।
काहे खोल लिया पता है आपको? कि वहां 50,000, 60,000 या लाख रुपया उसको मिलेगा सैलरी, लेकिन कोचिंग में एक के इंस्टॉलमेंट में 1 करोड़ रुपया कमा लेगा वो। अगर 5 साल 4 साल उसकी कोचिंग बढ़िया चली गई तो अरबपति हो जाएगा, फिर बैठ के खाएगा वो। तो जहां अवसर अधिक होते हैं लोग वहीं जाते हैं सर। इस एंगल से चीन में ये अनएम्प्लॉयमेंट का झमेला क्यों नहीं है? वहां का जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स है उसमें ऐसी सुविधाएं हैं कि लोग सरकारी नौकरी की तरफ नहीं जाते हैं। अमेरिका में क्यों नहीं है? आपको पता है अमेरिका में विदेश से जाकर के लोग सरकारी नौकरी करते हैं, वहां के लोग नहीं करते हैं। हे दृष्टि से देखते हैं सरकारी नौकरी को। उससे अच्छा अपॉर्चुनिटी उनको प्राइवेट सेक्टर में है। इतना बड़ा पैकेज मिलता है कि वो 5 साल के बाद 10 साल के बाद जीवन भर बैठ के खाएंगे। बात को समझा कीजिए। सिर्फ आरक्षण पे यूं ही एक पक्षीय एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएगा तो आपको एक पक्षीय होकर के नहीं लिखना है, इसको बहुत संतुलित होकर के लिखना है। हमने शुरू में कहा था कि अच्छे से पढ़िए, जीवन शांति से गुजरेगा। ये वही सब क्षण है जिसमें सही नॉलेज नहीं रहता है, जिसकी वजह से आपस में जो है वो रस्साकसी होती है और एक आदमी दूसरे आदमी को दूसरे निगाह से देखता है। अब बात समझ में आई? पढ़ने का सिर्फ ये नहीं कि तो हो गया ना साहब ये। अब हम आगे बढ़े तो दूसरा शुरू करते हैं। कितना समय हो रहा है? लोक अदालत, इसको एक ही बोर्ड पे खत्म कर देंगे। तो सिंपल सी बात है इसमें कि अभी अभी चूंकि हम लोग पढ़ चुके हैं कि लोक अदालत किसके द्वारा नियंत्रित होता है, तो नालसा के द्वारा। ये क्लियर हो गया। तो हम डायरेक्ट आते हैं टॉपिक पर कि इसकी शुरुआत कैसे हुई। इसकी सबसे पहले शुरुआत 1982 में। कब? इसका आरंभ जो हुआ वो गुजरात में हुआ था। यानी गुजरात में लोक अदालत शुरू किया गया और इसके पीछे जो आधार था वो हमारी प्राचीन संस्कृति थी। भारत की प्राचीन संस्कृति काफी प्रोस्पेरस है, काफी समृद्ध है हर मामले में। तो न्याय के मामले में भी काफी समृद्ध है। तो उस समय जो किसी प्रकार का विवाद होता था तो गांव में ही लोक अदालत, जिसको पंचायत कहते हैं आप, उसको लगा कर करके मसले को हल कर लिया जाता था। और उस समय था क्या चीज, तो हर गांव में आज के समय इलेक्शन हो या नहीं हो, लेकिन व्यवहारिक रूप से एक वयोवृद्ध आदमी जो गांव के निगाह में सभी चीजों का ज्ञाता हो, न्यायप्रिय हो, सभी में लोकप्रिय हो, उसको लोग सरपंच मान लेते थे। ई झूठ ना बोला हथिन, ई माल ना हड़पा हथिन, एकर चरित्र बड़ी अच्छा है। तो किसी का प्रॉब्लम हुआ उस व्यक्ति के पास पहुंच गया। तो किसी ने सिलेक्ट नहीं किया, परिवेश ने उन्हें सरपंच बना दिया। अब जब बन गया तो ऐसा नहीं कि मनमतंगी काम कर रहे हैं। हिंदू विधि 2 ग्रंथों पर आधारित है। एक जीमूत वाहन का दया भाग और दूसरा विज्ञानेश्वर का मिताक्षरा। ठीक है, ये 2 किताब हमेशा याद रखिएगा, हम लिख देते हैं। जीमूत वाहन का दया भाग और विज्ञानेश्वर का मिताक्षरा। ऊपर वाला व्यक्ति का नाम है और नीचे वाला
बुक का नाम है। लोग बोलते हैं अनभिज्ञता में कि मनुस्मृति से देश चल रहा है। ये हिस्टोरिकली पूरी तरीके से गलत है। देश चल रहा है कैसे? तो मिताक्षरा से और दयाभाग से। यही हिंदू जूरिस्प्रूडेंस है, यही बुक हिंदू विधि शास्त्र है। और जितना भी आपके यहाँ कल्चर है या जो रीति रिवाज आप मानते हैं या उससे बंधे हुए हैं, विवाह का संस्कार हो या उत्तराधिकार का संस्कार हो कि लड़कियों को मिलेगा नहीं मिलेगा, इन सारे प्रकार की समस्याएं इन दो पुस्तक में है। हाँ, ये अलग बात है कि दोनों में बहुत सारी चीजें मेल नहीं खाती हैं, वो एक अलग अध्ययन का विषय है। लेकिन हमको ये बताना था आपको कि जो सरपंच जी होते थे वो अगर मिताक्षरा वाले क्षेत्र में रह रहे हैं तो उसके पूरे ज्ञाता है रहते थे, अगर दयाभाग वाले क्षेत्र में रह रहे हैं तो दयाभाग के पूरा ज्ञाता थे और उसके अनुरूप न्याय निर्णय करते थे। और जब विदेशी सत्ता आई, जैसे शक आए, हून आए, कुषाण आए, तो इन लोगों ने इसी व्यवस्था को अडॉप्ट कर लिया। तुर्क और मुगल आए तो यही व्यवस्था हिंदुओं पर लागू थी। जिस शरीयत की बात करते हैं वो सिर्फ मुसलमानों पर लागू था। वास्तव में ब्रिटिश पीरियड में ये व्यवस्था समाप्त तब हुई जब 1860 में आप आईपीसी, सीआरपीसी, ये सब कानून जो है वो आया। तो ये संक्षेप में बात समझ में आ रही कि नहीं आपको? तो लोक अदालत के माध्यम से हमने अपने संस्कृति की प्राचीन परंपराओं को जीवित किया है। और जब गुजरात से इसकी शुरुआत हुई, चूंकि गांधी इसके बहुत बड़े समर्थक थे लोक अदालत के, तो गांधी का जो भूमि था वहीं से इसकी शुरुआत हुई लोक अदालत का, और काफी पॉपुलर हो गया ये। तो जब पॉपुलर हो गया तब उसको देखने के बाद वही नालसा का गठन किया गया। ठीक है, तो अब ये कब हुआ नालसा का गठन? अभी बताया 1987 में, और ये लागू कब हुआ? ठीक है, शॉर्ट लिख रहे हैं। है ना? अब हम लोग को समझना क्या है कि होता क्या है। तो 2012 कितना पहले क्या था? 2012 से पहले कभी नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी किसी जगह पर, कभी स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी किसी जगह पर, कभी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी किसी जगह पर, या ब्लॉक या तालुका लीगल सर्विस अथॉरिटी की जगह पर लोक अदालत गठित कर देती थी। 1 महीना पर, 2 महीना पर, 6 महीना पर, साल भर पर, और लोग उस लोक अदालत में जाके अपने समस्या का समाधान करवाते थे। बात समझ में आ रही है? लेकिन 2012 के बाद इसको कंपलसरी बना दिया गया। सॉरी, ठीक बोले, वर्ड्स ठीक है। इसको हम क्या लिखें? परमानेंट बना दिया गया। अब बात समझ में आई? नहीं समझ में आई? 1995 से लेकर के 2012 तक ये चारों स्तर पर जो नालसा था वो समय समय पर लोक अदालत गठित कर देता था। हमेशा ये नहीं चलता था। 2012 में नालसा में संशोधन किया गया और ये कहा गया कि हर स्तर पर जो चारों लेवल बताए आपको, उन चारों लेवल पे परमानेंट लोक अदालत रहेगा।
अब बात समझ में आई? अब परमानेंट जब लोक अदालत रहेगा तो इसका संरचना यानी स्ट्रक्चर क्या रहेगा, कौन लोग रहेंगे इसमें? ठीक है, तो 3 लोग रहेंगे मिनिमम, ज्यादा ऑथोरिटी तय करे तो हो सकता है, लेकिन ये 3 लोग लोक अदालत में हमेशा रहेंगे। एक न्यायिक दंडाधिकारी, इंग्लिश इसका होगा जुडिशियल मजिस्ट्रेट। ठीक है, और दूसरा एक अधिवक्ता, एडवोकेट, और तीसरा सामाजिक कार्यकर्ता एक। यानी सोशल एक्टिविस्ट। ये तीनों आदमी पर ध्यान दीजिए आप, तीनों को लोक अदालत के उद्देश्यों के तहत मेंबर बनाया गया लोक अदालत का। जैसे मामला कानूनी है, फैसला देना होगा उसको, तो फैसला देने के लिए जज का होना जरूरी है, तो इसीलिए एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट को रखा गया। मामला कानूनी है तो बहस करने के लिए वकील का होना जरूरी है, तो एक वकील को रखा गया। और न्याय म्यूचुअल कॉपरेशन से होगा, लड़ाई झगड़े से नहीं होगा, तो इसीलिए एक सामाजिक कार्यकर्ता को रखा गया। ठीक है, अब इसका जो कार्य क्षेत्र है, जो एरिया है कि आखिर किस मुकदमे को ये ले सकता है, तो एरिया में 3 बातों को आप याद रखिए। कितनी बातों को? 3 बातों को। पहला कि न्यायालय में विचाराधीन मामला, न्यायालय में विचाराधीन मामला, यानी कोई मामला न्यायालय में है तो उसको आवेदन दे करके लोक अदालत में लाया जा सकता है। ठीक है, दूसरा न्यायालय से बाहर का मामला, न्यायालय से बाहर का मामला है ना जी, ये तो है ही है एडवोकेट। ठीक है, और तीसरा बात जो ध्यान देने वाला है कि इस न्यायालय में नॉन बेलेबल मुकदमा नहीं आप ला सकते हैं। माने ऐसे ही मुकदमा को आप यहां ला सकते हैं जो बेलेबल हो। आप किसी का मर्डर कर करके आए हैं और बाहर में उसके माँ बाप को पोट लिए कि मार दिलियो ना, का कर में गलती से मर गए, ले 1 करोड़ रुपया हमरा माफ कर दे। अगर ये प्रोविजन रहता है यहाँ तो दोनों मिल के आता, बोलता हम लोग समझौता कर लिए, हम लोग को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, तो फिर क्या होता कि हम लोग ब्रिटिश या इंग्लिश रूल को नहीं मान रहे हैं, हम लोग अरबी रूल को मान रहे हैं, जो कल की क्लास में आपको बताया। यहां कसास का प्रोविजन नहीं है, यहां स्टेट इन्वॉल्व है, क्राइम किया है
तो स्टेट भी एक पार्टी है, इसलिए ऐसे ऐसे केसेस लोक अदालत में नहीं आएंगे। बात समझ में आई? तो लोक अदालत का जो उद्देश्य है कि आपसी सहयोग से आपसी विवादों को इस ढंग से हल करना कि दोनों पक्ष को हार जीत का अनुभव नहीं हो, बल्कि समस्या का समाधान हो। और न्यायालय में इतना खर्चीली पद्धति है, इतना लंबा समय लगता है, इतना उस पर बोझ है कि इन सभी चीजों को लोक अदालत में सरल बना दिया गया है। यहां ना ही कोई फीस लगता है, ना ही कोई डेट पर डेट पड़ता है, और ना ही कोई लंबी प्रक्रिया अपनाई जाती है, बल्कि दोनों पक्ष बैठे रहते हैं और दोनों पक्ष में अपने समस्या के समाधान में दोनों सहयोग करके एक निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं, और वो लोक अदालत उस पर साइन कर देता है। और ये जब जजमेंट हो गया तो उसके बाद आप इसका अपील ना हाई कोर्ट में कर सकते हैं ना सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं। ये जजमेंट दोनों पक्षों को मानना अनिवार्य है। इस प्रकार से लोक अदालत भारत में केस की संख्या को कम करने का, समाज में सौहार्द बनाने का और न्याय में गतिशीलता लाने का एक बहुत बड़ा वर्तमान समय में उपकरण है। हम समझते हैं कि पूरी बात आप समझ गए होंगे। अगले क्लास में नए विषय के साथ आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।